जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों आज की इस वीडियो में चारों विषयों का साथियों हम लोग निचोड़ देखने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हिंदी होगी, उसके बाद सामान्य ज्ञान होगी और उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ के साथियों क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप साथियों इस साल वर्दी लेना चाहते हैं और एक सिलेक्शन अपना निश्चित करना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और बताइएगा कि हिंदी में आपका साथियों कितना स्कोर रहा। बहुत तेजी के साथ साथियों इस हिंदी के टेस्ट को हम लोग लगाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी की आदि जननी साथियों क्या है। तो हिंदी की आदि जननी साथियों क्या है? संस्कृत है। क्या है साथियों? संस्कृत है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गरीबों की सहायता करो। यहां पर साथियों इस वाक्य में जो गरीब शब्द है ना ये क्या है, यानी कि इसमें साथियों विशेषण शब्द है या विशेष शब्द है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा। देखिए अगर यहां पर गरीबी होता तो मैं कहता साथियों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर गरीब शब्द है, अमीर शब्द है साथियों, ये कैसे शब्द होते हैं? ये आपके जातिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद देखिए संस्कृति में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि ये शब्द विशेषण बन जाए, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों संस्कृति में अगर हम ता जोड़ दे तो संस्कृता हो जाएगा, कोई शब्द नहीं बनता है। संस्कृति में साथियों अगर ई जोड़ेंगे तब भी कोई नहीं, लेकिन हाँ अगर संस्कृति में साथियों इक जोड़ देते हैं यानी कि सांस्कृतिक शब्द जो हो जाएगा तो प्रत्यय जोड़ने पर साथियों हमें क्या मिल जाएगा? साथियों विशेषण मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हाथी शब्द का साथियों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो हाथी शब्द का साथियों स्त्रीलिंग हथिनी होता है। क्या होता है? हथिनी होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को साथियों क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को साथियों समास कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर साथियों शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बतला देता हूं साथियों। पर्यायवाची, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों विलोम, तो आपका एक प्रकार हो गया पर्यायवाची, दूसरा हो गया विलोम हो गया और एक हो गया साथियों आपका अनेकार्थी, ठीक है ना। एक क्या आपका हो गया साथियों अनेकार्थी हो गया और एक आपका साथियों क्या हो जाएगा? एकार्थी शब्द हो जाएगा। एक आपका एकार्थी हो जाएगा, ठीक है ना, एक आपका एकार्थी हो जाएगा। तो ये चार प्रकार के साथियों अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। चारों के प्रकार मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिए ईमानदारी के लिए अगर अंग्रेजी हम देखें तो क्या बनेगा, यानी कि ईमानदारी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ऑनेस्टी कहा जाता है। और ऑनेस्टी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य छाटी, यानी कि चार वाक्य आपके सामने हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। देखिए टेलीफोन का विकास किसने किया, ठीक है ना। तो टेलीफोन का विकास नहीं बल्कि आविष्कार होना चाहिए था, ये गलत है। अपुन तेरे को तो अपुन शब्द आ गया, गलत हो जाएगा। कितना गठित शरीर है, ये भी सही नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, इसमें साथियों कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यानी कि चार चीजें आपके सामने लिखी है। देखिए लिपि ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, रेडियो नहीं होता है बल्कि रेडियो होता है। इस अंक की बिंदी को एक तरीके से कट करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा डा में बड़ी की मात्रा डी लगेगी। लिखत नहीं होता, लिखित होता है। यहां पर मैथिली शरण की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है और सही तरीके से लिखा हुआ है तो इसकी वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेघावी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसमें साथियों इस शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मैं कहूंगा साथियों जो यहां पर बड़ी ई लगी है ना, बड़ी ई, यही तो इसमें साथियों प्रत्यय हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, बताइए। तो कु उपसर्ग की अगर बात करते हैं साथियों देखिए रूप अलग हो जाएगा। कु इसमें क्या हो जाएगा साथियों? एक उपसर्ग का काम करेगा। इसमें कर्म अलग हो सकता है और इसमें साथियों क्या कु उपसर्ग का काम करेगा। चाल अलग हो जाएगा, कु क्या करेगा? उपसर्ग का काम करेगा। देखिए अब चाल का भी कुछ मतलब है, कर्म का भी कुछ मतलब है, रूप का भी कुछ मतलब है, लेकिन शल का कुछ मतलब नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम इस शब्द को चलिए मान लेते हैं यहां पर कु उपसर्ग है तो हम शल को जब निकालेंगे तो यहां पर इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कुल मिला के साथ तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, क्योंकि कु उपसर्ग कुशल शब्द में नहीं है। चलिए क्योंकि ये एक ऋण शब्द है और ऋण शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है और जिन शब्द का संधि विच्छेद
नहीं हो सकता है, ना तो उसमें से उपसर्ग निकल सकता है और ना ही उसमें से साथियों प्रत्यय निकल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं घोड़े का संधि विच्छेद कीजिए तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक साथियों ऋण शब्द है, ये एक यौगिक शब्द नहीं है, और संधि विच्छेद जो होता है साथियों वो यौगिक शब्द का होता है। खैर, अब उसके बाद देखिए कौन सा शब्द तत्सम है साथियों, बताइए। इसमें से आपको पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए ये तद्भव शब्द है, आंख भी आपका तद्भव शब्द है, और आग की अगर बात करें आग भी आपका तद्भव शब्द है, लेकिन इसकी बात करें तो अग्र आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो अभी आपसे पूछा गया था तत्सम शब्द बताइए, अब आपसे पूछा जा रहा है तद्भव शब्द बताइए। तो इसको देखकर ही लग रहा है ये तत्सम शब्द है, इसको साथियों देखकर आपको लग रहा है तत्सम शब्द, बिल्कुल साथियों तत्सम शब्द है। उसके अलावा यहां पर अगर बात करते हैं उलूक भी आपका एक तत्सम शब्द है, लेकिन अमीय की अगर बात करते हैं तो ये एक साथियों तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विपद का विलोम क्या होगा साथियों, बताइए। तो विपद का विलोम क्या होता है? संपद होता है। क्या होता है साथियों? संपद होता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। ग्रस्त का अगर मैं आपसे विलोम पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो ग्रस्त का विलोम साथियों क्या होता है? मुक्त होता है, यानी कि ग्रस्त का विलोम साथियों मुक्त हो जाएगा और मुक्त का विलोम ग्रस्त हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम साथियों क्या होता है बताइए। तो प्रवृत्ति की अगर बात करें, प्रवृत्ति का विलोम साथियों अगर आपने यहां पर चयन किया है निवृत्ति का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर आपको साथियों संधि विच्छेद करके बतलाना है, यानी कि तिरस्कार की जब हम बात करते हैं तो तिरस्कार का संधि विच्छेद करने पर साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा? तो तिरा धनकार आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, यहां पर अगर बात करें साथियों द्रव्यापी शब्द की संधि विच्छेद अगर मैं आपसे कहूं करने को तो क्या करोगे? ये करोगे नहीं, द्रोधन अपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? द्रोधन अपी हो जाएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अत्यधिक की अगर साथियों संधि विच्छेद करें तो क्या होगा बताइए। ये होगा तो नहीं साथियों, अति धन अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। शीत ऋतु की साथियों अगर मैं संधि विच्छेद करने को आपसे बोलूं तो क्या करोगे? ये करोगे, ये करोगे नहीं साथियों, शीत धन ऋतु हो जाएगा शीत ऋतु का संधि विच्छेद। तो कुल मिला के साथियों आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए रीत अनुसार की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद साथियों क्या होगा? देखिए सार्थक शब्द निकलना चाहिए, इन सभी में अनुसार लिखा हुआ है, सभी सार्थक शब्द है, लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों के सार्थक शब्द की बात करें तो रीति धन अनुसार, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अड़ोस पड़ोस शब्द में साथियों कौन सा समास है बताइए। मैं आपको बतला चुका हूं, अगर बीच में योजक चिन्ह आप देखें साथियों तो आपको क्या लगा देना है? आपको साथियों द्वंद्व समास लगा देना है। कभी कभी इस योजक चिन्ह की जगह पर साथियों क्या होता है? और शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? और शब्द हो जाता है, यानी कि अड़ोस और पड़ोस शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए मातृभाषा शब्द में साथियों समास कौन सा है बताइए। तो मातृभाषा की अगर बात करें बताइए, मातृ की भाषा यानी कि यहां पर अगर बात करें तो कुल मिला के अगर बात करें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा मातृ की भाषा में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अंडे सेना, क्या अगर बात करें साथियों अंडे सेना मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। चलिए, तो अंडों को पकाना, घर पर ही बैठे रहना, अंडे पैदा करना, तो मैं कहूंगा साथियों घर पर ही बैठे करने को क्या, घर पर ही बैठे रहने को एक तरीके से कहा जाता है अंडे सेना। उसके बाद देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या साथियों कितनी बताई गई है बताइए। तो रसों की संख्या भरत मुनि की अगर बात करते इनके अनुसार तो साथियों 8 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। उसके बाद देखिए हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार साथियों कौन है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें प्रेमचंद्र आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जन्मेजय का नागयज्ञ, ये बहुत रचना पूछी जाती है, तो ये किसकी रचना है साथियों? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है साथियों जन्मेजय का नागयज्ञ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है साथियों बताइए। चलिए,
तो यहां पर अगर बात देखिए, ये तो एक तरीके से संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें से एक संयुक्त व्यंजन ये है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शा, शा, सा, हा, ये कैसे व्यंजन है? क्या यह प्रकंपी व्यंजन है, क्या यह स्पर्श व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है, या ऊष्म संघर्षी व्यंजन है? साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा ये तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन साथियों आपसे बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर अगर बात करें जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है बताइए, यानी कि जैसे शब्द की साथियों जब हम बात करते हैं ना तो ये संज्ञा थोड़ी ना है, ना तो ये साथियों सर्वनाम है, ये आपका एक विशेषण हो जाएगा। देखिए जैसा आदमी मैं कह सकता हूं, यानी कि जैसा आदमी मैं साथियों कह सकता हूं, तो आदमी के एक तरीके से इसने क्या बताई, एक तरीके से इसने विशेषता बताई, तो ये एक आपका विशेषण शब्द ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि यह आम पका है और वह कच्चा। क्या साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, यह आम पका है और वह कच्चा, वाक्य में यह क्या है साथियों बताइए। तो वाक्य में यह क्या है, तो यह तो साथियों सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटी होगा, यानी कि बेटा का बेटी और बेटी का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग साथियों बेटा हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए सकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको छांटना है, यानी कि एक ऐसा वाक्य, देखिए 3 वाक्य इसमें से अकर्मक क्रिया वाले हैं और एक वाक्य साथियों सकर्मक क्रिया वाला है। तो सोता रहना एक तरीके से अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है ना। बस पर चढ़ना एक तरीके से ये भी अकर्मक क्रिया इसमें है। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं इसमें भी आपका अकर्मक क्रिया है। सतीश ने केले खरीदे, इसमें आपका साथियों एक सकर्मक क्रिया है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है बताइए। चलिए तो खिचड़ी की अगर बात करते हैं साथियों, ये देशज शब्द है। ये कैसा शब्द है साथियों? ये देशज शब्द है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आंगन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंगना शब्द का समानार्थी शब्द इसमें से जो है वो आंगन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से हंस का अर्थ नहीं है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हंस का मतलब यहां पर साथियों अर्थ नहीं है। देखिए चलिए तो क्या आपका साथियों सही जवाब हो सकता है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कमल नहीं, यानी कि हंस की अगर बात करें तो हंस का अर्थ साथियों क्या क्या है, सूर्य है, मराल है, जीवात्मा है, लेकिन कमल नहीं है। कमल नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और मैं आपको साथियों यहां पर बतला देता हूं, अगर आप लोग साथियों चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की पीडीएफ पाना, यानी कि अगर बात करें जो 2006 से पेपर हुए थे 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स अगर आपको चाहिए है और विद सॉल्यूशन चाहिए है तो साथियों अगर बात करें मैं आपको साथियों व्हाट्सएप की अगर बात करें व्हाट्सएप लिंक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर साथियों आप डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं साथियों, डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और वहां पर मात्र बारकोड दिया जाएगा, मात्र आपको साथियों 25 रुपीज का साथियों पेमेंट करना होगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना साथियों। तो कुल मिला के वो पीडीएफ आप अगर ले लेते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर 2006 के सभी पेपर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 की जो 4 शिफ्ट हुई थी ना साथियों उनका भी सॉल्यूशन है। 2018 में जो पेपर हुए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के, 2019 में पेपर हुए थे, 2011, 12, 13 में जितने भी कुल मिला के 2006 से 2024 तक पेपर हुए थे सभी शिफ्ट्स का विद सॉल्यूशन आपको साथियों दिया जाएगा। मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, यूपी जीके और हिंदी, ठीक है ना। तो मेरा मानना है साथियों अगर आप वो पूरी पीडीएफ तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है 70% पेपर साथियों उसी पीडीएफ में से आपका आएगा। तो आप साथियों मात्र 25 रुपए में वो पीडीएफ पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट साथियों व्हाट्सएप में पहुंच जाएंगे हमारे, और व्हाट्सएप में पहुंचकर साथियों हमारी टीम से वो आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए
तो अब बढ़ते हैं साथियों इस प्रश्न की तरफ। दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए, एक तो लिखा हुआ है अवधि और एक लिखा हुआ है अवधि। तो यहाँ पर इन दोनों के मतलब साथियों क्या होते हैं, देखिए एक तो इसको कहते हैं साथियों, एक ये बोली है जो कि अवध की बोली है और इसका मतलब होता है समय, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। तो अब जीके के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों यानी कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। तो वो भारत का कौन सा साथियों राज्य है, मैं कहूंगा सिक्किम राज्य है साथियों, जिसकी सीमा तीन देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर साथियों कौन सा है, तो गॉडविन अस्टिन की अगर बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों हिमालय आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, अजंता की बात चल रही है। अजंता आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर साथियों क्या कहलाया जाता है, बताइए। तो क्या कहलाया जाता है, गुरु शिखर कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, बताइए। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अरावली है। उसके बाद देखिए तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, बताइए। तो किस देश से जोड़ता है साथियों, म्यांमार से जोड़ता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी साथियों कौन सी है, बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी तो गंगा नदी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी साथियों कौन सी है, गंगा नदी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो भारत के किस राज्य में बहता है साथियों, मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो अगर बात करते हैं साथियों किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों वूलर झील की, तो वूलर झील ही भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील साथियों है। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील ये किस राज्य में है, बताइए। तो लोकटक झील की अगर बात करते हैं तो ये तो मणिपुर में है साथियों। कहां पर है लोकटक झील, मणिपुर में है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में है साथियों, बताइए। तो ये कहां पर है, ये साथियों जम्मू कश्मीर में। ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है साथियों। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील की अगर बात करें तो ये कहां पर है, देखिए कहां पर नहीं, ये पूछा जा रहा है भारत की जो लैगून झील है ये कौन सी झील है, तो चिल्का झील ही साथियों लैगून झील है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, बताइए। यानी कि यहां पर अगर बात करें फुलहर झील कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी में, किस निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो किस नदी पर किया गया है साथियों, दामोदर नदी पर किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण साथियों दामोदर नदी पर किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है भारत के कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बताइए। यानी कि भारत के कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, देखिए इसमें से अगर बात करते हैं यहां पर ऑप्शन की अगर बात करें तो मासिन नाम आप लोग बताएंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, बताइए। तो ये किस पर स्थित है साथियों, चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है, यानी कि किस राज्य की बात चल रही है, तो मैं कहूंगा ओडिशा की बात चल रही है। ओडिशा राज्य में जाड़े के मौसम में साथियों वर्षा होती है। उसके बाद देखिए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राइट आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है साथियों, देहरादून में स्थित है। जो जिनका आंसर
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है साथियों बताइए। तो इसके जन्मदाता कौन है, के एम मुंशी हैं। कौन है साथियों, के एम मुंशी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वन महोत्सव के जन्मदाता। उसके बाद देखिए विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है साथियों बताइए। तो कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है, 2.82% हिस्सा साथियों भारत में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना साथियों कब की गई थी। तो इसकी स्थापना तो 1981 में की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1981 में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी की जब हम बात करते हैं तो साथियों कहां, इसके लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, यानी कि इसके लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक राज्य साथियों इसके लिए जाना जाता है, चंदन की लकड़ी के लिए। उसके बाद देखिए भारत के प्रमुख वनस्पति साथियों कौन से है बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि जो पतझड़ वन है ना, ये भारत का एक तरीके से प्रमुख वनस्पति है। उसके बाद देखिए भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है बताइए। तो भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहां जिनका भी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है। तो भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों, ये मध्य प्रदेश में है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बताइए। तो ये कहां पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो उत्तराखंड साथियों मैं कह सकता हूं इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की अगर बात करें तो कौन सा है साथियों, बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट है, जो जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य साथियों यही सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो भारत में साथियों 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां साथियों, 8 प्रकार की मिट्टियां। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी साथियों कौन सी है बताइए। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी की अगर बात करते हैं साथियों जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी साथियों का विस्तार पाया जाता है बताइए। तो यहां पर भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों 24% साथियों ढका है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन साथियों कौन सा है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो नलकूप और कुएं आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों दक्षिणी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं साथियों सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। तो ये तो साथियों 75 क्वेश्चंस थे सामान्य हिंदी के और सामान्य ज्ञान के। अब उसके बाद साथियों आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन और साथियों मैथ के क्वेश्चंस। तो क्लास को आपका यहाँ पे जो सेशन होने वाला है वो आपका रीजनिंग का और मैथ्स का सेशन होने वाला है, जो आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि शार्क समुद्री वेल के मध्य में आपको यहाँ पे संबंध बताना है। ठीक है ना, एक मिनट जाइएगा। शार्क हो जाता है आपका यहाँ पे समुद्र का समुद्री वेल हो जाता, समुद्री कछुआ यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे कछुआ हो जाएगा एक, और एक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा वेल हो जाएगा। इन तीनों के बीच में आपको क्या करना है यहाँ पे रिलेशन बताना है और बताना है कि जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है ना, एक हमारे पास शार्क है, एक जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है समुद्री कछुआ हो जाता है। ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर वेल हो जाता है। तो अब आपको बताना यहाँ पर ये है कि भाई कौन सा वाला ये जो वेन आरेख है वो उसको पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये तीनों के तीनों जो है ना वो रहते कहाँ पर है, तो सभी को पता है कि सर तीनों के तीनों जो है वो हमारे समुद्र में रहते हैं। लेकिन समुद्र का तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको दे नहीं रखे हैं। तो जब समुद्र का आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं ना, तो हमें पता है कि तीनों के तीनों ये आपके हैं तो समुद्री जानवर, लेकिन तीनों ही तीनों अलग हैं। कैसे कि सर एक जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर शार्क हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है।
एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर कछुआ हो जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपके अलग हो जाएंगे। और ये जो बी वाला ऑप्शन दे रखा है हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे सर सही उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब आपके सामने क्या दे रखा है कि डुप्लीकेट शब्द को यूज करके कौन सा वाला जो शब्द है वो आपका यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। ये जो डुप्लीकेट आपके सामने लिखा है, इस शब्द का प्रयोग करके जो है वो आपका कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका नहीं बनाया जा सकता है। प्लेट नहीं बना सकते हैं, ल्यूकेट नहीं बना सकते हैं, ड्यूक्टाइल नहीं बना सकते हैं, या फिर आपका टीम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द जो है वो आपका डुप्लीकेट के शब्द को छोड़कर यहाँ पर कौन सा शब्द जो है डुप्लीकेट के बिना जो है वो आपका डुप्लीकेट की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, देखो एक चीज बड़े ध्यान से देखना, अगर डुप्लीकेट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे सर हमें तो यहाँ पे डी भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, पी एल आई सी ए टी ई दिख रहा है। ठीक है, तो पी हमारे पहले वाले ऑप्शन में भी एल है, ए है, टी ई है, तो ए वाला तो आपका बनाया जा सकता है। या ल्यूकेट जो है वो आपका बनाया जा सकता है। बोलेंगे सर बिल्कुल, अगर ल्यूकेट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ल्यूकेट बनाया जा सकता है। क्या ड्यूक्टाइल आपका बनाया जा सकता है। तो भाई डी आपके सामने है, यू आपके सामने है, सी आपके सामने है, टी आपके सामने, आई आपके सामने है, एल आपके सामने, ई आपके सामने है। ये टीम बनाया जा सकता है। बोलेंगे सर टीम जो है वो हमारा यहाँ पे एकमात्र ऐसा शब्द आपका टीम है जो आपका नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, इसमें आपका एम का यूज हो रहा है। और डुप्लीकेट शब्द में कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो हमारा क्या नहीं है, तो एम जो है वो हमारा दूर दूर तक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पुत्र से कहता है, एक मिनट ये वाला नहीं, चलो कोई स्टील जो है वो आपका ठोस नहीं है। ठीक है ना, कथन आपके सामने है कि सभी के सभी स्टील है वो आपका क्या है, यहाँ पर लोहा है। हमने कहा ठीक है भाई, ये भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि सभी के सभी जो स्टील दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्टील हो जाते हैं। ये स्टील का एक वेन आरेख है और ये सभी के सभी स्टील यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे सर सभी के सभी जो स्टील है वो हमारा लोहा है। और कोई भी जो लोहा है ना वो आपका ठोस नहीं है। इसने ये भी बोल दिया है कि कोई भी जो लोहा है वो आपका क्या नहीं है, तो वो आपका यहाँ पे ठोस नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, समझ गए। निष्कर्ष को देखते हैं कि कोई स्टील जो है वो क्या आपका ठोस नहीं है। आप देखो क्या यहाँ पे स्टील है, क्या कोई भी स्टील आपका ठोस नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि सर कोई भी जो हमारा स्टील है ना यहाँ पर ठोस नहीं है। सभी के सभी स्टील हमारे यहाँ पर क्या दे रखे हैं, लोहा दे रखे हैं, लेकिन स्टील कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ लोहा आपका स्टील है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ लोहा जो है ना वो हमारा यहाँ पर स्टील भी है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष पहला और दूसरा है वो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला देखो यहाँ पर क्या है कि विषम को आपको चुनना है कि कपास हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा और आपका तिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिफरेंट वन को चुनना है। तो बताएंगे कि जो आपका डिफरेंट वन है वो यहाँ पर क्या होगा, कपास होगा, सरसों होगा, क्या हो जाएगा। देखो एक बात को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई सरसों जो है ना, सरसों हो गया, मटर हो गया, तिल हो गया, ये तीनों के तीनों चीज क्या होती हैं। आप सीधी भाषा में बोलोगे सर ये जो तीनों का तीनों चीज जो हमको दे रखा है ना, ये हमारा खाने का चीज है ना। क्या कपास को कभी भी खाते हुए देखा है, बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं होता है। खाने का पदार्थ कपास नहीं है, कपास जो है इनसे बहुत ज्यादा भिन्न हो जाता है, इसीलिए ए वाला जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आपके सामने है कि अगर दर्पण छवि से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, दर्पण छवि के बारे में एक चीज हमने बहुत आपको अच्छे तरीके से बताया। भाई सीधा सीधा बात आप बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या जानते हो कि मान लो कि अगर दर्पण आपके सामने यहाँ पर क्या रखा है, लेफ्ट की तरफ रखा हुआ है। कल को मान लो अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि भाई राइट की तरफ अगर आपका दर्पण रखा है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपने एक चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि दर्पण में सर जो चीज जो हमारे राइट की तरफ है ना, वही दर्पण छवि में क्या हो जाएगा, वो हमारा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। और जो चीज हमारा दर्पण के अंदर लेफ्ट में है, वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आपका राइट में होगा। अब उठा किसने ये जो दर्पण है ना वो कहां पर रख दिया, तो आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट साइड की तरफ है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो दूसरा इमेज बनेगा वो किधर पे बनेगा, तो भाई आसान भाषा में हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझना। और यही जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगर आप इसके अंदर वाले सर्कल से भी देखोगे तो अंदर वाले सर्कल का ये जो आपका लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन को भी तो दूसरी तरफ कर देंगे। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन क्या है, इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 4 5 5 4 9 10 6 16। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। ठीक है, देखो भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। बस देखने की यहाँ पर देरी है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, किस तरीके से आसान है जरा इस चीज को देखना है। यहाँ पे भाई ये जो हमारा 3 दे रखा है,
ठीक है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 3 दे रखा है। अब जरा इसको देखो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आप बोलोगे सर 3 के बाद 1 हो रहा है, 3 4 5 हो रहा है, लेकिन इसके बाद तो नहीं हो पा रहा है ना एक वाला। एक ही एक स्टार्टिंग के 3 में बढ़ रहा है, उसके बाद तो नहीं। 4 के बाद आपका 9 आ रहा है, 9 के बाद आपका 10 आ रहा है, तो बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो आपका ज्यादा यहाँ पे खपेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से होगा। तो कैसे होगा कि हम 3 से यहाँ पर जा सकते हैं 1 तक, बोलेंगे सर बिल्कुल 3 से अगर 1 बढ़ाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हमारे यहाँ पे 4 आएगा। 4 से अगर हम यहाँ पर 6 तक जाएंगे तो हमारा देखो यहाँ पर बीच में 2 ही का तो गैप आया, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा हमारा यहाँ पे, कहेंगे सर प्लस का जो 2 है ना वो हमारा यहाँ पर होगा। चलिए अगर 6 से हम लोग भी यहाँ पर 2 आगे पे जाएंगे तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्लस का हमारा जो है 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अगर 9 से हम 2 छोड़ के यहाँ पे जाएंगे आगे तो कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास 4 का गैप आ रहा है। अब लो भाई सीधा सीधा बात है कि 13 के बाद तो इन्होंने सिर्फ 1 छोड़ा है, मतलब दूसरे स्थान पे आपका आना चाहिए, तो यहाँ पे इससे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सॉरी अगला वाला देखते हैं। भाई 4 से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4 से अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस का 5 कर देते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे 9 हो रहा है, ठीक है। 9 से हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो 9 से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमने कितना कर देंगे, तो प्लस का हम लोग 7 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, समझ गए। 16 मतलब यहाँ पर देखो कि भाई पहले हमने क्या करा, 4 से 9 तक गए, 9 से हम लोग 16 तक गए, 16 के 2 अंक छोड़ने के बाद 25 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल जाएंगे। और यहाँ पे कितना कर देंगे, तो बोलेंगे सर पहले हमने 5 का गैप रखा, फिर हमने 7 का गैप रखा, फिर हम कितने का गैप रखेंगे, यहाँ पे 9 का गैप रखेंगे, है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 2 छोड़ के फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 36 तक आने में कितना होगा, हमको 11 जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 36 तक पहुंचने में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का 11 कर देंगे। ये वाला ऑप्शन रहेगा बहुत ज्यादा आसान है। 5 से अगर हम लोगों ने 10 तक देखा तो कितने का गैप है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो गैप है हमारे पास 5 का गैप हो रहा है, ठीक है भाई सीधी बात है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो प्लस का 5 का ही तो गैप हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास जो है प्लस के 5 का गैप हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए प्लस के 5 का हमारे पास गैप हो रहा है। 10 से अगर 15 तक जाएंगे तब भी तो हमारे पास प्लस के 5 का गैप हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, प्लस के 5 का गैप हो रहा है। 15 से 20 तक जाएंगे तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, 5 का गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल 5 का गैप हो रहा है। देखो 2 का तो 2 नंबरों का तो बीच में गैप दे ही रखा है। 20 से अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 5 ही तो करेंगे। और 20 से प्लस का जब हम लोग 5 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा 25 होगा। और ये जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे कि देखो आपको बताना है ये जो प्रश्न आकृति दे रखा है ना, इस प्रश्न आकृति को कौन सा वाला जो उत्तर आकृति है वो आपका पूर्ण कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। भाई सीधी सीधी बात है, अगर इस प्रश्न आकृति को आप ऊपर वाली आकृति को देख रहे हो ना, देखो भाई प्रश्न आकृति को 4 पार्टों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये वाला जो है वो आपका पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है ना, ठीक उसी का मिरर इमेज ही तो नीचे बनना है, बोलेंगे सर बिल्कुल नीचे बनना है। तो सेकंड का बिल्कुल ठीक मिरर इमेज क्या होगा, तो भाई सीधी सीधी बात है कि सर ये जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा और कहानी खत्म, ठीक है। अज्ञात संख्या का आपको चयन करना है, 43, 45, 69 और आपका 13। डिफरेंट वन आपको संख्या यहाँ पे बतानी है कि भाई कौन सी वाली हो जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो प्रश्न ना रीजनिंग के कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हुआ प्रश्न होते हैं कि आप लगा नहीं पाओगे या फिर आपसे लग नहीं पाएंगे। प्रश्न आपके बहुत ही आसान होते हैं, बस इसमें अप्रोच जो आपकी पहले लग जाए तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। और अप्रोच अगर आपकी धीरे लगेगी तो यकीन मानना आपको उतना ही ज्यादा जो है वो आपका लेट होगा। असल में इस क्वेश्चन को छोड़ दे, क्वेश्चन जो है वो आपका अधूरा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको हम पूरा भी कर देंगे ना तो कोई ज्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको कि दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें जो प्रश्न आकृति है वो आपकी दिख रही है। भाई सीधा सीधा बात है, ये जो हमारा प्रश्न आकृति दे रखा है ना, किस उत्तर आकृति में हमको यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है ये बताओ। सारा का सारा झंझट और सारा का सारा कलेश जो है वो यहीं पे खत्म। तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर प्रश्न आकृति को हमें देखना है कि भाई किस उत्तर आकृति के अंदर दिख रही है तो भाई बहुत ज्यादा हमारी आसान हो जाती है। अगर हम यहाँ पे इस आकृति को उठा के ये वाले ऑप्शन में रखेंगे, क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा जूम भी हम आपके सामने कर देते हैं इसको, चलो ये रहा एक हमारे सामने आकृति और ये रहा हमारे सामने जो है प्रश्न आकृति, ठीक है। दोनों ही आकृति आपके सामने यहाँ पर ला दी गई हैं।
चलो भाई देखो, अगर प्रश्न आकृति को आप ध्यान में दो तो क्या हमारे ए वाले ऑप्शन में है? बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर बी वाले ऑप्शन में हो सकता है, तो बेटा राजा बेटा बी वाले ऑप्शन में कहीं पर भी बीच की लाइन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बी वाले ऑप्शन डी वाले ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर आप बी वाले ऑप्शन में जाओगे तो आप देखोगे बड़े ध्यान से कि आपको आकृति जो है वो यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ये देखेंगे अगर इस तरीके से ही तो आपका बॉल बना हुआ है। बोलेंगे सर बिल्कुल बात है, हाफ एंड हाफ आपका मून कुछ आपका इस तरीके से और बीच में जो है वो आपका लाइन जा रहा है। तो मतलब ये जो बी ऑप्शन दे रखा है हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोई कोड लैंग्वेज है, उस कोड लैंग्वेज में यहाँ पर क्या कर दिया गया है? कोड लैंग्वेज में आपका लॉन्ग को जो है वो NCWPEZ लिख दिया है, टारगेट को भी आपका कोड लैंग्वेज में लिख दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर ये बताओ कि जो लेंथ लिखा हुआ है इसको कैसे लिखेंगे, है ना। हमने कहा ठीक है भाई, जो पहले में आपका अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, जो कोड आपका पहले में अप्लाई हो रहा होगा वही आपका दूसरे में भी अप्लाई हो रहा होगा, वही आपका तीसरे वाले में भी अप्लाई हो रहा होगा। अब जरा इसको देखते हैं कि LAUNGH है ना, यही तो दे रखा है LAUN, और फिर उसके बाद में आपके पास क्या है? यहाँ पे GH है। एक मिनट रुक जाइएगा, चलो LAUNGH है ना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई क्या दे रखा है? GH दे रखा है, तो कितना हो रहा है? तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर अगर हम L से यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं तभी हमको क्या मिलता है? तभी तो हमको N मिलता है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, प्लस का क्या करेंगे? N करेंगे। A से प्लस का 2 करेंगे तब हमको यहाँ पर क्या मिलता है? C मिलता है। U से प्लस का 2 करेंगे तब भी हमको यहाँ पर क्या मिलता है? W मिलता है। N से प्लस का 2 कर देंगे तो हमें यहाँ पे P मिलेगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे? G से प्लस का 2 कर देंगे तब हमको यहाँ पे E मिलेगा, और यहाँ पे H से प्लस का 2 कर देंगे तब हमको यहाँ पर J मिलेगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे लेंथ में भी तो लगाओगे। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, सेम प्रोसेस जो है वो हमारा लेंथ में भी लगेगा। L से प्लस 2 करने पर हमारा कितना होता है? तो L से प्लस 2 करने पर हमारा N आता है, तो A वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि A³ माइनस का B³ बराबर कितना आपको दे रखा है? 2 3 4 9 दे रखा है। A माइनस B बराबर आपका 9 है, A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस का AB का जो मान है वो आपको बताना है कि भाई कितना होगा। हमने कहा ठीक है भाई, ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसका जो मान है वो आपका कितना निकल के आ जाएगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लगा ना पाओ, सवाल आपका वाकई में बहुत ज़्यादा सरल है, बस लगाना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सारा का सारा झंझट जो है वो हम आपका यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, A माइनस B बराबर आपको कितना दे रखा है? A माइनस B बराबर आपको 9 दे रखा है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो राजा बेटा आपको पता होगा A प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में आपका AB होता है कि नहीं होता है? कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पर यही होता है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए अब एक चीज को बड़े ध्यान से देखना कि अगर इस पूरे के पूरे को हम लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे। भाई सवाल हमारे सामने है, तो भाई A माइनस बी आपको दे रखा है कितना? A माइनस बी हमारा 9 दे रखा है। A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे सर A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, A स्क्वायर हो जाएगा प्लस का B स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर AB रहेगा। ठीक है, यही तो होगा। बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास यही होगा। AB हमको कितना दे रखा है माइनस का? तो बोलेंगे सर हमारे पास 9 है, और इस पूरे का इक्वेशन जो है वो कितना है? तो पूरे का इक्वेशन जो है वो हमारे पास 2 3 4 9 है। चलिए A माइनस बी हमारे पास कितना है? तो बोलेंगे सर हमारे पास यहाँ पे 9 दे रखा है। A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का AB, A प्लस B, ठीक है ना, ये हमारे सामने ये दे रखा है। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेके अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A प्लस बी का हमारे सामने रहेगा यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा AB, और बराबर कितना रहेगा? 2 3 4 9 रहेगा। ठीक है, इसी का तो हमें मान यहाँ पर ज्ञात करना है। चलो अब यहाँ पर देखो कि भाई A प्लस बी का हमारे पास क्या रहेगा? A प्लस बी का हमारे पास रहेगा होल स्क्वायर, माइनस का रहेगा हमारे पास AB, बराबर में कितना रहेगा? 2 3 4 9 रहेगा, है ना। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास कितना आ जाएगा? A प्लस बी का आपका यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर माइनस का क्या रहेगा? AB, बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 4 9 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 9। इसको जरा कट करके बताएंगे कि कितना निकल के आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 261 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। चलो, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया है। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि भाई एक यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है,
वो क्या कर रहा है, पहले यहां पर इसको 8% के क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। अब उसने 8% के लाभ पर बेचा है, ठीक है ना, एक टीवी को उसने 8% के लाभ पर बेचा है। तो क्या यहां पे क्रय मूल्य पता है? एक बात आपने अच्छे तरीके से याद रखी होगी कि अगर कहीं दुकान पे जाओगे, आप अगर खुद एक दुकानदार हो, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो किस पर होगा? जिस वैल्यू में आप उठा के आगे किसी को बेचोगे, या जिस वैल्यू में अगर आप किसी से चीज खरीदोगे, आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट होता है, या फिर जो हमारा प्रॉफिट, जो हमारा मार्जिन, प्रॉफिट जो मैटर करता है वो हमारे क्रय मूल्य पर मैटर करता है, ठीक है। जो वस्तु हमने कितने रुपए में अगले व्यक्ति से खरीदी, या होल प्राइस में जो हमने खरीदी है, उस पर हमारा प्रॉफिट मैटर करता है, उसी पर हमारा लाभ मैटर करता है। सॉरी, लाभ और लॉस जो है हमारा दोनों के दोनों जो है वो इसी पे मैटर करते हैं। अगर यहाँ पे टीवी पर 8% का उसको लाभ हुआ है, तो क्या टीवी का कहीं पर भी उसका क्रय मूल्य पता है? बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं पता है। तो जो लाभ होगा वो आपके क्रय मूल्य पर ही तो होगा। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पर आपका लाभ होगा। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता, उसने ये भी बोला है कि अगर इसे 2553 रुपए में कम में बेचता तो 15% की क्या होती, यहाँ पे हानि होती। हानि भी होगी राजा बेटा, किस पर होगी? तो ये भी आपको पता है कि सर वो भी क्रय मूल्य पर ही हमारी हानि होगी। यहां तक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। हमने कहा ठीक है सर, हम यहां तक समझ लिए। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का जो विक्रय मूल्य रुपए में कितना होना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि अगर उसको यहां पे ये सारी चीजें बेचने के बाद में अगर उसको 18% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको टीवी का यहां पे क्रय मूल्य पता होगा। हाँ या नहीं में बड़ा अच्छे तरीके से हमको बात समझाओ। आप खुद एक दुकानदार हो, आप जितने रुपए में आपके पास चीज आ रही है होलसेल में, उसी पर तो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर उसको उठा के ज्यादा में बेच दोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो कि कोई चीज एक आपके पास 100 रुपए की, आपने उठा के उसको 10 रुपए ज्यादा में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, उस पर 10% का लाभ हुआ। वही 100 रुपए की चीज आपने उठा के 90 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ, उस पर 10% का लॉस हुआ। तो बहुत अच्छे तरीके से जीवन प्रयत्न ये चीज याद रखोगे कि सर जो लाभ होता है या फिर जो हमारी हानि होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो जो चीज हमें पता नहीं होती उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्स कंसीडर कर लेते हैं। हाँ या नहीं में जरा यहां तक बताओ। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो x का क्या हो जाएगा, 108%। x का क्या होगा, 108% होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, जुड़ेगा, है ना। 108% है तो इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे 108x, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 108 बटा x 100, क्योंकि परसेंट का मैटर था और यहाँ पे कितना रहेगा आपका x रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो हाँ, यहां पे था 108 x बटा कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में देखते हैं, इसे क्या कर रहा है, अगर वो 2553 रुपए में कम में बेचे तो 15% की हानि हो रही, तो ये हानि भी कितने पर हो रही है, तो बोलेंगे सर 85x ही तो होगा हमारा हानि। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 85x अपॉन आपका 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगा 2553 हो जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्रय मूल्य जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। सीधी सीधी बात है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। बोलेंगे सर बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है उसको यहाँ पे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके भी करेंगे तब भी हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 108x माइनस का 85x आ जाएगा कि नहीं, और एक आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 108x माइनस का क्या रहेगा हमारे पास 85x रहेगा, बराबर का क्या रहेगा यहाँ पे 2553 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। 100 यहाँ पे एलसीएम में ले लिया कि नहीं ले लिया राजा बेटा? बोलेंगे सर बिल्कुल एलसीएम में लेंगे। एक जब हम यहाँ पे एलसीएम में लेंगे तो वो तो आपका उतने बार में ही जा रहा है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे रही तो निकल के आ जाएगा। कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। भाई रेलवे या यूपी पुलिस के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बेसिक चीज आपकी बुद्धि में फंसी होनी चाहिए, वरना फायदा ही क्या है ये समझो। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके आगे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो भाई x वाला आप एक तरफ लिखोगे, x वाला आपका एक तरफ लिखा है, 108 में से 85 जाएगा, 23x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलेंगे सर बिल्कुल, हमारे पास कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। बराबर कितना रहेगा यहाँ पे, 2553 ही तो रहेगा। कहेंगे सर बिल्कुल 2553 रहेगा। मल्टीप्लाई में आपके सामने यहाँ पे 100 रहेगा। कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं हो सकती है। x बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x बराबर हम ये बोलेंगे कि सर 2553, ठीक है, इनटू हमारे पास कितना है, इनटू में तो हमारे पास यहाँ पे 100 है ही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इनटू में जो है वो हमारे पास 100 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बटे में बोलेंगे सर इनटू में हमारे पास 100 है और बटे में हमारे पास हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखो, 23 से 2553 कट रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है 23 से 2553।
111 बार में क्या हो जाएगा आपका 2553 कटेगा और x बराबर हमारे पास कितना निकल आएगा, तो x बराबर हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर 111 बार में ये कटा और x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 111 जो है वो आपका यहाँ पे निकल आएगा, 111 जो है वो आपका यहाँ पे निकल आ जाएगा 110 बार में आपका कट होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 1,11,000 रुपए जो है वो यहाँ पर क्या है, इसका क्रय मूल्य है। बात को समझोगी, क्रय मूल्य जो है वो 1,11,000 है। 18% लाभ कमाने के लिए उसका क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए, 1,11,000 में अगर उसको 18% का लाभ हो रहा है तो भाई सीधा सीधा हम यहाँ पे 118 बटा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। 20 से 20 कट, 1,110 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 118 से कर दोगे। यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट में 0 आएगा, या तो पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए या फिर दूसरा वाला या फिर आपका लास्ट, सॉरी अच्छा ठीक है हाँ। अब आपको यहाँ पे सीधा इसका उत्तर निकालना है, तो भाई मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो। वैसे तो जो है वो आपका सी वाला क्या हो जाएगा 13,098 जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। बात को हमेशा समझ लो, इस बात की गांठ बांध लो कि आपको कोई भी प्रॉफिट होगा कोई भी लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रय मूल्य पर होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्रय मूल्य पर ही क्या होता है आपका प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में राज को 87 इन्होंने लिख दिया है और गीता को आपका 148 लिखा है। वरुण आपसे पूछ रहा है कि उस भाषा में जो वरुण है वो आपका क्या लिखा जाएगा, जरा ये बताइए, ठीक है। हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई इसका मतलब नहीं था, लेकिन चलो आ गया है, इसको भी आप लगा ही दो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप लगा नहीं पाओगे, तो बहुत ज्यादा आसान है। प्रयास करिए और लगाइए कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। राज को अगर यहाँ पे 87 लिखना है तो कैसे लिखना है, बात को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है ना। देखो भाई, राज में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है RAJ दिया गया है। R का जो अपने आप में प्लेस वैल्यू है सभी को पता है कि सर 18 है, A का प्लेस वैल्यू 1 है, J का प्लेस वैल्यू हमारे पास कितना है 10 है। इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दोगे कितना होगा हमारे पास 29 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। 29 तियां हमारे पास कितना होता है, तो 29 तियां जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है 87 हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है 87 हो जाता है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं। गीता में भी सेम प्रोसेस लगेगा। वरुण को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वरुण में क्या लगेगा। वरुण का बी का अगर हम बात करते हैं तो बी का क्या हो जाएगा 22 होगा। ए का सभी को पता है कि सर 1 होगा। आर का कोड सभी को पता है हमारे पास 18 होगा। यू का कोड जो है वो सभी को पता है कि सर 21 होगा, ठीक है। और एन का कोड जो है वो सभी को पता है हमारे पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो बराबर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 76 होगा। 76 की मल्टीप्लाई अगर 5 से कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो भाई आसान भाषा में आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर 76 पंजे हमारे पास कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 वाला मतलब 0 आपका एक ही यूनिट डिजिट है यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में, और यही जो है वो आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको डिफरेंट वन का यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है ना। जल्दी से बताइए कि डिफरेंट वन जो है वो आपका कौन सा है। भाई सीधी सीधी बात है, डिफरेंट वन हमें यहाँ पे सी वाला दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे एम का यहाँ पे विपरीत एन होता है, के का पी होता है, जी का टी होता है और क्यू का यहाँ पे एल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बॉड मास का क्वेश्चन है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, लगेगा भी बहुत ही अच्छे तरीके से। 441 डिवीजन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 270, ठीक है। भाग में 3/7 है, प्लस 7 भाग 1/3 है, माइनस का 8 सहित 1/2, माइनस का 5/2 है। इसको सरल करके आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से बताइए। देखो सवाल ना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, सॉरी मुश्किल बोलना है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है वो अभी हम यहाँ पे हल करते हैं। 441 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। बॉड मास आपने पढ़ा, बॉड मास में ब्रैकेट पढ़ा है। ब्रैकेट में आपने एक चीज जानी कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल 17 बटा हमारे पास 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट में अभी भी है ये, ठीक है। चलिए 7 भाग 1 बटा आपके पास 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर भाग का चिन्ह हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17 इंटू हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। 7 बोल दिया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ जाना। 17 या 51 बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। एलसीएम यहाँ पे 2 ले लेंगे और 17 माइनस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 17 माइनस 5 ही तो करेंगे यहाँ पे, कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। इसको भी चेंज कर देंगे, गुणा में कर देंगे। अगर 270 गुणा हम लोग कितना कर देंगे यहाँ पे, तो 270 गुणा हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 7/3 रहेगा, ठीक है ना। 3 नियम हमारा 27, 90 मल्टीप्लाई हमारे पास 7 रहेगा, प्लस में 51 रहेगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोबारा से समझाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। चलो भाई 441
भाग हमारे पास यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 और मल्टीप्लाई हमारे पास कितना रहेगा, 7 रहेगा। प्लस का हमारे पास हो जाएगा 51 और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 माइनस का 5 और बटा कितना रहेगा आपके पास रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक नहीं है। 90 70 प्लस आपका 51 और यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं तो देखो 17 में से आपका 5 जाएगा, बचेगा 12, तो यहाँ पर रहेगा 6। ठीक है, 90 7 और 51, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा 441 भाग हमारे पास हो जाएगा 675। ठीक है, यही तो होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल यही होगा। भाग के चिन्ह को उठा के मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में अगर हम लोग चेंज करेंगे 441 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/675 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सीधी सीधी भाषा में आपको बताना है कितना लिख लेगा। अगर आंसर के बारे में बात हम लोग यहाँ पे करते हैं तो देखो भाई 49 7 7 49 7 675 5 से कट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 49/75 है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बोलेंगे सर ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन की पावर 6 और थीटा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में आपका कॉस की पावर 6 और बटे में कितना है, सॉरी थीटा है, बराबर कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है। एक मिनट रुक जाओ, इस सवाल को ना करते हुए दूसरा सवाल हम आपको देते हैं, थोड़ा सा लेंथी है इसका प्रोसेस। चलिए सवाल को पढ़िए कि दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक जो उत्पादन है 512 है। देखो दिसंबर का क्या चल रहा है, एक महीना चल रहा है। ठीक है, इस दिसंबर के महीने में आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोई एक कारखाना है। हमने कहा ठीक है सर, कोई एक कारखाना है, उसमें जो औसत है दैनिक का जो उत्पादन है वो आपका 512 का हो रहा है। कोई बात नहीं, यदि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पादन 515 था, कि जो पहले के 20 दिन थे, ठीक है, उसमें जो आपका औसत उत्पादन था, कि स्टार्टिंग के जो 20 दिन थे उसमें जो आपका औसत उत्पादन था वो कितना था आपका, 515 था। बात को समझना, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन 510 है। पिछले 13 दिन के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 510 आपका हो जाता है। हमने कहा ठीक है सर, हम यहाँ पर भी समझ गए। ठीक है, 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का औसत कितना होगा, 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का आपको औसत बताना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, दिसंबर के महीने में किसी कारखाने, दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, बोलेंगे सर 31 दिन होते हैं। इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, घटा देंगे, 31 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 512। आपको 19 और 20 दिसंबर का यहाँ पे बताना है कितना होगा, तो बटे में आप कर दोगे यहाँ पे 2, बस और कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है। 515 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे सर 5 500 1000 और 1030 और मतलब एक जीरो आप लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 10,300 हो जाएगा। ठीक है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल यही होगा। 51 मल्टीप्लाई कितना है आपका, 13 है। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई अगर 13 करोगे 663 होता है और एक जीरो आप यहाँ पे लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 6630 हो जाएगा। माइनस 512 का अगर 31 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15872। ठीक है, 15872 कैसे, अब देखो 512 है, आप सीधे 500 का मल्टीप्लाई करते हो या 510 का कर दो 31 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा आपका, 15872 आपका निकल आएगा। और बटे में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे बटे में आपके पास 2 रहेगा। इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, 10 300 और 66 30 को अगर जोड़ेंगे तो 66 930 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल। हमारे पास कितना हो जाएगा, 16930 हो जाएगा, माइनस का 15872 होगा। बटे हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो 1058 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। और कितना हमारे पास निकल के आ जाएगा, 529 जो है वो हमारा यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो अगर सही उत्तर के बारे में बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 529 जो है वो हमारा सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो हल है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका जो सही उत्तर है वो हमें बताइएगा कि इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।